हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है और क्या है इसके महत्वपूर्ण पहलू, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य जो होता है, विकास की प्रक्रिया में ग्रामीण स्तर के लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। दोस्तों, सबसे पहले भारत में स्थानीय स्वशासन की बात करें तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सिद्धांत दिया था। इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अब बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की। तो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है, जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, बात करते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1952 में करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का वकालत किया था। इनके अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया था। उसके बाद आया अशोक मेहता समिति 1977। इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिद्धांत दिया। पहला स्तर था इनके लिए मंडल पंचायत, दूसरा था जिला परिषद। उसके बाद आया पीवी के राय समिति 1985। इन्होंने 4 स्तरीय सुझाव दिया। इनके अनुसार राज्य स्तर पर था राज्य विधान परिषद, उसके बाद जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, उसके बाद ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। इन्होंने अनुसूचित जाति एवं महिलाओं को भी आरक्षण देने का बात किया था। उसके बाद आया एलन सिंघवी समिति 1986। इन्होंने संवैधानिक मान्यता देने की वकालत की थी और इन्होंने न्याय पंचायत की भी वकालत किया और इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था को सही बताया था। उसके बाद आया पीवी थुंगन समिति, यानी कि पीके थुंगन समिति 1988। उसके बाद आया गौडगिल समिति 1988। अब दोस्तों, बात करते हैं कि भारत में पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कैसे मिला। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा संविधान में भाग 9 अनुसूची 11 तथा अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे और पंचायती राज व्यवस्था को काम करने के लिए 29 विषय दिया गया। अब बात करते हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ। तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया गया। अब बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के गठन का क्या प्रावधान है। तो कहा गया कि 20 लाख से जहां पर ज़्यादा जनसंख्या होगा वहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाएगा और 20 लाख से कम जनसंख्या होगा तो वहां पर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाएगा। अब बात करते हैं सीटों का आरक्षण। तो हर एक पंचायत में 1/3 स्थानों पर महिलाओं और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल की बात करें तो ये इसका कार्यकाल इसके प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक का होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243 के रो में किया गया है और विघटन हो जाने पर इसका गठन जो है 6 माह के अंदर चुनाव करके किया जाएगा। अब बात करते हैं चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो पंचायत राज व्यवस्था की चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो है राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। चुनाव करने के लिए यानी कि चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु जो होता है 21 वर्ष होनी चाहिए। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 243 के 4 में किया गया है और प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करके पंचायत को वित्त देने का काम राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं कि पंचायती राज की संरचना में ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो मुखिया होता है, पंचायत समिति का प्रमुख पंचायत समिति होता है और जिला स्तर का प्रमुख जो होता है जिला परिषद होता है। अब बात करते हैं कि मुखिया को काम करने के लिए कौन कौन से विषय दिए गए हैं। तो गांव स्तर पर विकास योजना का क्रियान्वयन जो करना है वो मुखिया का काम है। उसके बाद प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति का कार्य जो है वार्षिक योजनाओं को विचार विमर्श करके और समेकित योजना को जिला परिषद के प्रस्तुत करना है। उसके बाद जिला परिषद का काम क्या है,
जिला से समन्वय स्थापित करना। उसके बाद होता है सरपंच, ग्राम कचहरी का प्रमुख होता है जो फौजदारी और दीवानी दोनों मामलों का न्याय देता है। करते हैं कि पंचायत समिति का कार्य क्या क्या होता है। तो पंचायत समिति का कार्य क्या होता है कि ग्रामीण विकास हेतु योजना एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना तथा उसका मूल्यांकन करना, बीज केंद्रों का संचालन और नियंत्रण करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन करवाना और शौचालयों का निर्माण करवाना, गोबर गैस एवं निर्धूम चूल्हों का निर्माण कराना। उसके बाद अब बात करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का आय का स्रोत क्या क्या है। तो क्षेत्र में पंचायत समिति के आय के स्रोत का उल्लेख जो है राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान है। उसके बाद स्थानीय कर, मंडियों से प्राप्त शुल्क, दान एवं चंदा है, जिला पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान है, घाटों एवं मेलों से प्राप्त आय है। अब बात करते हैं कि जिला परिषद के कार्य क्या क्या है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं जिसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला होता है कृषि, भूमि विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, इन सभी विषयों पर ग्राम पंचायत का काम जो होता है वो करना होता है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो है कुल 16 अनुच्छेद दिए गए हैं, 243 से लेकर के 243 ओ तक। तो इसमें पहला होता है 243 जिसमें परिभाषा दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था किसे कहा जाएगा। उसके बाद है 243 को ग्राम सभा, 243 को पंचायतों का गठन, 243 गो पंचायतों की संरचना, 243 रो स्थानों का आरक्षण, 243 अरह पंचायतों की अवधि। उसके बाद है 243 छो सदस्यता के लिए निहरताएँ, 243 छो पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व।